नमस्कार हम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारे सीडीपी सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। ये पार्ट फोर्थ होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे ऑप्शन है बहुभाषावाद का, अलगाववाद का, नामीकरण का, रूढ़वाद का। ये पिछले साल सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बहुभाषावाद का। अगर आपकी क्लास में विभिन्न भाषाई पहचान वाले बच्चे हैं, अर्थात कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो ऐसी क्लास है तो आपको क्या है, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। इसे दबाना नहीं है, इसे बल्कि बढ़ावा देना है। और कैसी भाषा में मातृभाषा होगी ये क्योंकि हमको NEP 2020 ने मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में माना है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं माना है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन नंबर ए बहुभाषावाद हो जाएगा, बहुभाषाई पहचान वाले बच्चों की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। अर्थात प्रश्न कह रहा है कि संचार का हम प्रयोग कर रहे हैं, संचार में बहुमाध्यम होते हैं, तो उसके उपयोग का अगर हम समावेश कर रहे हैं तो उसमें किसके किसके हमको मदद मिलेगी। हमारे ऑप्शन है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, ऑप्शन प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन सी स्वाधीनता वाले छात्र, या पठन वैकल्प वाले छात्र। अगर आप संचार के बहुमाध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था में समावेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्वाभाविक बात जो जो बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्रों के लिए उनका उपयोग करके वो अच्छा खासा अपना विकास करेंगे। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन होगा। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो भी संचार के बहुमाध्यम का उपयोग करके अपना विकास करेंगे, और जो स्वलीन वाले छात्र हैं अर्थात जो स्वयं में लीन रहते हैं वो भी क्या करेंगे, अपना संचार का प्रयोग करके अपना विकास कर लेंगे। और जो हमारे पैठन वैकल्प वाले छात्र हैं अर्थात जिन्हें डिलेक्सिया है, पढ़ने से संबंधित हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे उपकरण आते हैं जिनका प्रयोग करके वो अपनी पढ़ने से संबंधित कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हमारे चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं हमारा, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है। अर्थात प्रश्न कह रहा है कि कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको हम ऐसी कौन सी रणनीति का उपयोग करें जिससे उसकी जो दिव्यांगता अर्थात कमजोरी है उसकी ताकत के रूप में उभरे। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है गुणज वैकल्प, अर्थात कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक लगा देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मैथ संबंधित अर्थात गुणन करने में दिक्कत आ रही तो उसको कैलकुलेटर का प्रयोग करके वो अपनी क्या इस दिक्कत को अपनी ताकत में बदल सकता है, अर्थात पॉजिटिव बना सकता है। लेकिन आप इस्तेमाल करने पर रोक लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड पठन वैकल्प, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी कहता है दृष्टि ध्यान, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। ऑप्शन डी कहता है स्वलीनता दृश्य अधिकार बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दृश्य हान, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। क्योंकि अगर वो देख नहीं सकता, कोई अंधा बालक है, तो वो क्या करेगा, ऐसे हम ऐसे हम उसको सॉफ्टवेयर दे देंगे जो कि उसको पढ़ने के लिए स्वयं क्या करेगा, सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। इसलिए हमको क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों को सोच को सुसाध्य नहीं करता है। अर्थात ऐसा कौन सी विधि है जो बच्चों की सोचने की क्षमता को नहीं बढ़ाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारी, जब बच्चों को हम सक्रिय भागीदारी में कोई काम करने के लिए उसको सक्रिय भागीदारी देते हैं तो वो क्या अपने माइंड का उपयोग करता है, अर्थात उसका संज्ञानात्मक विकास क्या बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। तो ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है, ये हमारे लिए अच्छा है। ऑप्शन बी कहता है सार्थक गतिविधियाँ, जब कोई गतिविधियों में हम किसी बच्चों को डाल देते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपना काम स्वयं करता है अर्थात सोचता स्वयं है, इसलिए उसका विकास होता है। ये भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है हमारा निष्क्रिय सुनना, और ऑप्शन डी सामाजिक भागीदारी,
तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमको क्या कह रहा था कि सोच को कौन सुसाध नहीं करता, अर्थात निगेटिव हमको ढूंढना था, इसलिए निगेटिव को बाई क्या हो जाएगा, निगेटिव हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन जो डी कह रहा है सामाजिक भागीदारी, अर्थात हम बच्चों को कोई सामाजिक भागीदारी में उसको भाग लेने के लिए कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जल संरक्षण है, तो जल संरक्षण के बारे में बच्चा क्या करता है, समाज में भाग लेता है। तो वो क्या करेगा, लोगों को सुनेगा, देखेगा कि वो कैसे बातचीत कर रहे हैं और कैसा कैसा बता रहे हैं, जिसके कारण वो क्या करेगा, अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, अर्थात सोचता है, जिसके कारण तर्क करने की क्षमताएं उसमें बढ़ती हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है निष्क्रिय सुनना, अर्थात बच्चा इसमें मात्र सुन रहा है, कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर रहा, कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या उसका विकास उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारा ये निगेटिव, निष्क्रिय सुनना हमारा निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए व्यवहारिक अर्थात करके सीखने वाली गतिविधियों के को की डाट डाट से छात्रों को अधिगम को डाट डाट की संभावना है। ये सीटेट के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो हमारे ऑप्शन है टालने और सुधारने, अर्थात छात्रों को व्यवहारिक गतिविधियों को टालने से छात्रों के अधिगम को सुधारने की संभावना है। अर्थात कोई व्यवहारिक गतिविधि है उसको हम टाल दें तो क्या छात्रों का अधिगम में विकास होगा, नहीं होगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगला कहता है बी नंबर, सुविधा देने से बढ़ती है, अर्थात छात्रों के लिए व्यवहारिक गतिविधि का हम सुविधा देते हैं तो क्या हो जाएगी, उसकी जो अधिगम करने की क्षमता है बढ़ेगी। स्वाभाविक से बात है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है। तो हमारा बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सबसे अच्छा तब सीखता है जब वे गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगर कोई बच्चा कोई गतिविधि में भाग ले रहा है जो कि उसके पढ़ने से संबंधित है, तो किसी समस्या के समाधान से संबंधित है, वो क्या करेंगे, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, अधिगम कर लेंगे, अर्थात समझ लेंगे। तो हमारा पहला है ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स, छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होता। ये गतिविधियों में भाग लेने तक तो बिल्कुल सही है, कोई भी छात्र गतिविधियों में भाग लेगा तो वो अच्छा सीखेगा। लेकिन अगर संदर्भ में नहीं भाग ले, जैसे कि मान लो कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित नहीं है, कोई अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में गतिविधि है, तो वो क्या उतना अच्छा उससे संबंधित नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए, अर्थात कोई नया विषय पढ़ाने से पहले शिक्षक को कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। हमारा ऑप्शन है छात्रों को पूरी तरह से अपरिचित क्षेत्र से, ये गलत है। जब बालक को नए विषय का ज्ञान हम देने जा रहे हैं और वो अपरिचित हैं उससे, तो वो क्या उससे अच्छी तरीके से संबंध नहीं बैठा पाएंगे। ऑप्शन बी है हमारा उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, ये भी गलत है। पढ़ाए जाने वाले विषय संबंधित हो, ऑप्शन डी है अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों से पूर्व ज्ञान से जोड़ता हो, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कोई नया विषय है, आप शिक्षक के तौर पर हैं और आप उससे प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न किससे पूछना चाहिए, जो कि उससे पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, ताकि वो उस विषय और पूर्व ज्ञान के बीच में क्या एक संबंध बिठा सके, बिल्कुल नया विषय ना लगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ऑप्शन अर्थात जो छात्रों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ होता है, अर्थात समाज और जो संस्कृति होती है उसके विकास में कैसी भूमिका निभाता है, ये हमारा कुछ प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, बिल्कुल गलत है। जो हमारा समाज होता है, जो हमारी संस्कृति होती है, वो सीखने प्रक्रिया में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी है सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ऑप्शन सी है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन डी है सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है बी है और जो डी है हमारे गलत ऑप्शन है, जो ऑप्शन सी है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हमारा एक राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि छात्रों में जो समाज का और जो उसकी संस्कृति होती है उसका सीधा तौर पर प्रभाव पड़ता है और उसी से वो बहुत कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी लेंदी क्वेश्चन है। एक शिक्षक का इरादा एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशलों की सुविधा प्रदान करना है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। अर्थात हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोई एक शिक्षक है, वो अपने छात्रों में चिंतनशीलता को बढ़ावा देना चाहता है, अर्थात बालक स्वयं चिंतन करे, तो उसे क्या करना चाहिए। हमारे ऑप्शन है, छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। जब आप छात्र कुछ लिख रहे हैं आप बोर्ड में और छात्रों कहते हैं इसे कॉपी कर लो, तो इसमें चिंतनशील नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बालक इसमें निष्क्रिय है, क्रियाशील नहीं है। ऑप्शन बी कहता है हमारा, अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है, छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। ऑप्शन डी कहता है, छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा एकदम सटीक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप छात्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं स्वयं कार्य करने के लिए, स्वयं सोचने के लिए। अर्थात जब स्वयं सवाल पूछेगा तो वो पहले क्या कर बहुत समय तक चिंतन करेगा, जिससे उसकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। हमारे ऑप्शन है, छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना। जो हमारा हतोत्साहित है ये हमारा एक निगेटिव टैग वर्ड है, आप इसे कहीं भी देखें वो हमारा ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन बी है, छात्रों द्वारा दी गई भ्रांतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बाल केंद्रित शिक्षा है, अर्थात जो भी बालक करते हैं उनको हमको बिल्कुल संज्ञान में रखना चाहिए। ऑप्शन सी है, छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए, अर्थात जो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्या करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, गलत है, उनकी भ्रांतियों को खत्म करना चाहिए। ऑप्शन डी है हमारा, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, छात्रों छात्रों को उनकी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए एक पाठ प्रदान करना चाहिए। एक शब्द आया है यहाँ पर पाठ, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पाठ की बात कौन करता है, हमारे वाइगोत्स्की पाठ की बात करते हैं। ये क्या होता है, एक थोड़े समय के लिए जो हमारा पार्ट होता है अर्थात स्कैप फोल्डिंग, ये वाइगोस्किन ने बताया था कि ये हमारे थोड़े समय के लिए दी जाने वाली सहायता होती है। जैसे कि आप जब साइकिल सीखते हैं तो पहले हमारे माता पिता क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए उस साइकिल को पकड़ते हैं, यही क्या होता है हमारा पार्ट होता है अर्थात स्कैप फोल्डिंग होता है। इससे क्या होता है, बच्चे स्वयं कुछ सीख जाते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और वह उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, उसकी इस भावात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। हमारे ऑप्शन है, यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा कारण है, ये एक चिंता है, ये प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा नहीं है बल्कि ये निगेटिवनेस है, अर्थात उसकी कमी है, कोई प्रेरणा नहीं है। ऑप्शन बी है, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप परीक्षा से पहले घबराए हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप परीक्षा में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ऑप्शन सी है, इसकी वजह से ऑप्शन सी है, इसकी वजह से परीक्षा में उसका प्रदर्शन में सुधार होगा। क्यों, जब उसको चिंता हो रही है, वो घबरा रहा है, तो उस प्रदर्शन में कैसे सुधार होगा, प्रदर्शन और गिरेगा। ऑप्शन जो डी है, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार में सही विराम है, एक सही युग्म है। अर्थात कह रहा जो प्रेरणा हो उसके स्रोत जहाँ से वो आती है और प्रेरणा के प्रकार में सही हमको मिलान युग्म को ढूंढना है। हमारा ऑप्शन है जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन बी है समकक्षियों की सराहना एक आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन सी है शिक्षक की प्रशंसा एक आंतरिक प्रेरणा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिज्ञासा एक आंतरिक प्रेरणा है, बिल्कुल सही। जो हमारी जिज्ञासा होती है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होती है, जो कि अंदर से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा होती है वो हमारी आंतरिक होती है। जैसे कि भूख हो गई, प्यास हो गई, नींद हो गई, ये सभी हमारी कैसी होती हैं, आंतरिक प्रेरणा होती हैं। किसी भी प्रकार की शाबाशी हो, प्रशंसा हो जो कि बाहर से उत्पन्न हो तो वो हमारी एक बाह्य प्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प किसी संप्रदाय अर्थात कॉन्सेप्ट की समझ में सुसाध्य नहीं है। अर्थात उसको चिंतन कौशल को कौन सा प्रश्न है, जो ऑप्शन है
बढ़ावा नहीं देंगे। तो हमारे ऑप्शन है जो ए है, छात्रों को शिक्षक के द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को कहना। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें शिक्षक जो है छात्रों को चिंतन करने को बढ़ावा नहीं दे रहा, वो मात्र कॉपी करने की बात कह रहा, कोई चिंतन प्रक्रिया के बारे में नहीं बता रहा है, इसलिए यही हमारा सुसाध्य नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है, छात्रों को संपत्तियों को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना, इसमें बच्चा स्वयं सोचेगा, स्वयं चिंतन करेगा, इसमें क्या होगा, उसको संपत्तियों में बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरण से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, ये भी हमारा चिंतन कौशल को बढ़ाएगा। ऑप्शन डी है, छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपता उत्पन्न करने, इसमें भी चिंतन कौशल बढ़ेगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, छात्रों को शिक्षक के द्वारा दिए गए नोट्स के उत्तरों को प्रतिलिपि बनाने को कहना, ये हमारा एक निगेटिव ऑप्शन है, इसमें बालकों को कोई चिंतन प्रक्रिया नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको निगेटिव ढूंढना था और निगेटिव भाई क्या होता है, निगेटिव होता है। आई होप यू इंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।